सो अब आप अपने सामने देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे पूरे अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। पिछले क्लास में हमने पढ़ा है इसको, नाजिज्म की हमने शुरुआत कर दी थी और नाजिज्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसका जो सब यूनिट 1 है, सब यूनिट 1 में बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक हमने पढ़ा। फिर आप बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक के बाद आपने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट था, क्या प्रभाव पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, उस समय किस तरीके का क्राइसिस आया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। फिर एक समय रहा जो ईयर ऑफ डिप्रेशन के रूप में चला। वो ईयर ऑफ डिप्रेशन जो 1924 से 28 तक चला, उस ईयर ऑफ डिप्रेशन में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश करता है। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है पूरे वर्ल्ड में। यूएसए के डिक्लाइन कर जाने के बाद, यानी यूएसए का जो स्टॉक मार्केट है उसको फॉल कर जाने के बाद एक पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन का प्रभाव पड़ता है। 1929 के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि लगभग, जिसको हम अनप्रेसिडेंटेड कह सकते हैं, ये 6 मिलियन लोगों को अनएम्प्लॉयड कर देता है। जर्मनी में लोग विलिंग टू वर्क का बोर्ड टांग कर अपने गले में गलियों में या चौक चौराहे पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि लास्ट में जाते जाते हमने 2 या 3 पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था कि वाइमर रिपब्लिक इतना फ्रेगाइल क्यों था, इसके पीछे क्या रीजंस थे। तो इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंसी तो इसका रीजन था ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रीजन था वाइमर रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जिसके सिद्धांत के आधार पे काम कर रहा था, जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे वाइमर रिपब्लिक वर्क कर रहा था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो सिस्टम लागू हुआ था वो सिस्टम काफी अनस्टेबल था। यानी कि ये वाइमर रिपब्लिक कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाया पूरे जर्मनी को, जो कि आने वाले समय में इसके लिए खतरे की घंटी थी। ये वनरेबल टू डिक्टेटरशिप था, यानी कि डिक्टेटरशिप का शिकार हो गया। एंड जो इसके रिप्रेजेंटेशन थे, वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दिस मेड अचीविंग ए मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी नियर इम्पॉसिबल। नया नया अभी वहाँ डेमोक्रेसी एडॉप्ट किया गया था, कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, तो किसी पार्टी को चुनाव लड़ना और उसको पूर्ण बहुमत मिलना वहाँ एक अभी इम्पॉसिबल टास्क था, जिसके कारण वहाँ पे कॉलिजन गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया गया। और ये कॉलिजन गवर्नमेंट जो थी वो ओनली 239 डेज में अबाउट 20 डिफरेंट कैबिनेट बना यहाँ पे, यानी कैबिनेट बनता था, उसको डिसॉल्व किया जाता था, फिर कैबिनेट, इस तरीके से 20 कैबिनेट यहाँ पे बना। इसका मतलब है कि यहाँ पे 20 प्रधानमंत्री हुए। एंड विद इन शॉर्ट पीरियड वाइमर रिपब्लिक का जो ये एवरेज 239 डेज में जो ये चेंजेस था कैबिनेट्स में, ये देश को काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल स्थिति में रखा। उसके ऊपर से आर्टिकल 48 जो वहाँ के प्रेसिडेंट को इनॉर्मस पावर देता था, जिसके तहत वो इमरजेंसी लागू कर सकता था। और उस इमरजेंसी के दौरान ये जो लोग थे जो काम कर रहे थे वाइमर रिपब्लिक के लिए, उनके पास काफ़ी शक्ति आ जाती थी। वो आम आदमी के जो राइट्स होते हैं, यानी सिविल राइट्स जो होते थे, उसको सस्पेंड कर सकता था। तो इससे लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट था, असंतोष था। तो इसी असंतोष का फायदा उठाकर हिटलर जो है वो पावर में आता है। हिटलर का उदय होता है, वो पावर में आ जाता है।
एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि हिटलर का एक अपना स्टाइल था काम करने का, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से वो चलता था। हमने इंट्रोडक्शन में हिटलर के बारे में बताया है आपको कि हिटलर वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889, है ना, ये हमसे 101 ईयर बड़ा था। ही अर्नड मेनी मेडल्स फॉर ब्रेवरी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कई सारे ब्रेवरी पुरस्कार मिल चुके थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की सेना की तरफ से ये लड़ रहा था। लेकिन जर्मनी के हार के बाद वो काफी डरा सहमा हुआ था, और उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साई का समझौता हुआ, शांति समझौता हुआ, उस शांति समझौता ने उसे और भी ज्यादा फ्यूरियस बना दिया। सो ही द ज्वाइंट वर्कर पार्टी, जर्मन वर्कर पार्टी को उसने ज्वाइन किया, और बाद में इसी जर्मन वर्कर पार्टी में उसने अपना एक प्रोमिनेंट स्थान पाया, यानी कि एक इम्पोर्टेंट स्थान पे चला, वो इस्टेब्लिश हुआ, और इसका नाम बदल के रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। तो ये नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी जो था, ये पार्टी बाद में नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाने लगा, जब इस पे पूरे कंप्लीट रूप से नाजियों का कब्जा हो गया, और नाजी इसको अपने हिसाब से, अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से चलाने लगे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जर्मन वर्कर्स पार्टी बाद में रीनेम हुआ नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, और उसके बाद यही पार्टी जो है वो नाजी पार्टी के रूप में आपके सामने आया। सो नाजी बिकम अ मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। जब पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन चल रहा था, जर्मनी उससे सबसे ज्यादा प्रभावित था, उसी दौरान नाजी जो है अपने आप को संगठित कर रहे थे, और अपने प्रोपेगेंडा से, प्रचार से लोगों में विश्वास पैदा कर रहे थे फॉर द बेटर फ्यूचर। तो बेटर फ्यूचर के विश्वास को पैदा करने के कारण लोगों का काफी सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि उस ग्रेट डिप्रेशन में इनको कोई ये कहने वाला भी नहीं था कि वो व्यक्ति लोगों को नहीं मिल रहा था कि कोई उसको ये आशा दे कि आने वाला समय सही रहेगा, हम तुम्हारे लिए अच्छा कर सकते हैं। कोई भी ये आम आदमी को आशा देने वाला नहीं था। और उसी के बीच में हिटलर जो है वो लोगों को गलत या सही जैसे भी हो, एक आशावादी व्यक्तित्व के रूप में सामने आया, और अपने पावरफुल और इफेक्टिव स्टाइल ऑफ स्पीच के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाया। यानी इसके जो बात करने की जो क्षमता थी, देखिए आजकल कभी कभी क्या होता है कि प्रधानमंत्री का हिटलर से बहुत सारे लोग तुलना कर देते हैं, तो उसके पीछे ये सारी चीजें देखी जाती है कि क्यों ये लोग ऐसा करते हैं। तो ये जो इफेक्टिव स्पीकर जिसको कहते हैं, आज हम लोग इफेक्टिव स्पीकर के रूप में हम अपने प्रधानमंत्री को भी देखते हैं, तो वैसे ही हिटलर भी अपने समय में एक इफेक्टिव स्पीकर था, जो एक निराशावादी समाज में एक आशा का संचार किया। He promises the people a strong nation where all would get employment. सबको वो प्रॉमिस किया कि हम सबको रोजगार देंगे। जैसे भ्रष्टाचार से लिप्त जो हमने पिछली सरकारें देखी है, तो ये जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने हमें आशा दिया कि हम आने वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। और हम लोगों को ये देखना चाहिए कि लगभग इसमें वो मैक्सिमम परसेंटेज है जिसमें वो सफल हो पाई है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने में। तो हिटलर का यही तरीका था कि वो भी एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना चाहती थी, और उसने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिया। लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड में जो चल रहा था, लोगों ने उसको जज नहीं कर पाए, लोग उसको नहीं पहचान पाए। 1923 में हिटलर जो है वो बावेरिया एक जगह है, उस जगह को कंट्रोल करने का प्लान बनाता है। बावेरिया को वो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जल्द ही
जल्द ही वो बर्लिन को जब कैप्चर करने के लिए जाता है तो वो उसमें असफल हो जाता है, और इसी असफलता के कारण उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। देशद्रोह के आरोप में उसको बंदी बना लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, और इसी जेल में रहते हुए वो अपना एक आत्मकथा लिखता है, उसका नाम है मेन केम्प, मेरा संघर्ष। तो मेरा संघर्ष जो बुक उसने लिखा है उसमें उसने अपने जीवन के बारे में पूरा बताया है। तो द नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930। 1930 तक काफी ज्यादा पॉपुलरिटी इनको नहीं मिली थी, जो कि एक ग्रेट डिप्रेशन का काल था। ग्रेट डिप्रेशन के पास नाजी जो है एक मास मूवमेंट बन गया, यानी नाजिज्म जो है एक विचारधारा बन गया, और ये विचारधारा आगे चल के हर एक व्यक्ति तक पहुंचा, एज वी सीन आफ्टर 1929। बैंक्स कोलैप्स हो गए थे, बिजनेस शट डाउन हो गए थे, वर्कर का जॉब लॉस्ट हो गया था, और मिडिल क्लासेस हमेशा थ्रिटेंट में रहते थे डेस्टिट्यूशन। सो इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा अस्पायर होप टू द बेटर फ्यूचर। तो जहां नाजी पार्टी को 1928 में 2.6% वोट मिलता है, वहीं 1932 में वो एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में 37% वोट के साथ सामने आती, और हिटलर एक पावरफुल लीडर के रूप में उभर कर सामने आता है, और मजबूरन वहां का जो प्रधान राष्ट्रपति रहता है हिंडेनबर्ग, उसको बुलाना पड़ता है हिटलर को, और वहां के चांसलरशिप का पद उसको देना पड़ता है, जो कि उस समय का प्रधानमंत्री का पद कहा जा सकता है। हिटलर ने लोगों से प्रॉमिस किया था कि वो एक स्ट्रांग नेशन बनाएगा, जो वारसाई की ट्रीटी, इन ह्यूमन ह्यूमिलिएटिंग तरीके की जो ट्रीटी हुई है उससे जो डिग्निटी का लॉस हुआ है ऑफ द जर्मन पीपल, उसको ये रिस्टोर करेगा। उसने प्रॉमिस किया कि लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देगा, वर्क देगा, काम देगा, उसके सिक्योर को, यूथ के फ्यूचर को सिक्योर करेगा। उसने प्रॉमिस किया कि ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस जो हैं, जो उसके देश को राज करने में जो विदेशियों का जो इंटरफेरेंस है, उस इंटरफेरेंस को वो खत्म करेगा। साथ ही साथ जितने भी कंस्पायरेसी चल रही है अगेंस्ट जर्मनी, वो उसको उसका बदला लेगा। So Hitler devised a new style of politics and he understood the significance of rituals and structures in mass mobilization. तो मास मोबिलाइजेशन यहाँ हो रहा था, है ना। इस मास मोबिलाइजेशन में नाजी जो है वो कई सारे रैलियां ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उस रैलियों में हिटलर एक डिसिप्लिन्ड तरीके से रेड बैनर जिसपे स्वास्तिक अंकित होता था, स्वास्तिक बना हुआ होता था उसके बैनर पे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए स्वास्तिक बना हुआ है। तो इस तरीके का स्वास्तिक बना हुआ होता था, लोग उस स्वास्तिक के झंडे को लेकर चलते थे, और एक डिफरेंट टाइप का सैल्यूट दिया करते थे, नाजी सैल्यूट। ये देखिए यहाँ नाजी सैल्यूट दिया जा रहा है। तो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैल्यूट लोग इसको दिया करते थे, झंडे को दिया करते थे, और एक अलग तरीके से यहाँ पे अप्लॉजेस यानी तालियां बजाई जाती थी, जो हिटलर के पावर को दर्शाता था। तो नाजी प्रोपेगेंडा काफी स्किलफुल था, और ये हिटलर को एक मसीहा के रूप में, एक सेवियर के रूप में, एक फार्मर के रूप में, एक सोल्जर के रूप में, मतलब हर एक जगह पे इसका यूज किया जाता था इसके पिक्चर्स। So it is an image that capture the imagination of people whose sense of the dignity and pride had been shattered. मतलब हर एक व्यक्ति जैसे सोचता है उसको हिटलर में वैसा ही दिखना चाहिए, वही व्यक्ति दिखना चाहिए। तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा को साथ लेकर वो आगे चल रहा था। लेकिन 1933 30 जनवरी 1933 के बाद जब प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग इसको चांसलरशिप ऑफर करता है, और ये व्यक्ति हाईएस्ट पोजीशन पे आकर बैठ जाता है, नाउ द नाजी एंड द had managed to rally the conservative to their cause. नाजी अब पावर में आ चुके थे, हिटलर चांसलर बन चुका था, अब वो कई सारी रैलियां कर रहे थे। Having acquired power, Hitler set out to dismantle it.
डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब वो अपना प्रोपेगेंडा का सही रूप देना शुरू किया। उसने हर एक उस चीज को डिसमेंटल करना शुरू किया जो उसके पावर को कम करता था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जर्मनी का जो पार्लियामेंट है, जिसको रिचस्टैग कहते हैं, जर्मनी के पार्लियामेंट में आग लगाई गई और इसका ठेकरा अपोजिशन पार्टी पे फोड़ दिया गया। और इससे बचने के लिए एक फायर डिक्री लाई गई 28 फरवरी 1933 को, जिसके तहत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था या फ्रीडम ऑफ प्रेस, असेंबली, ये जितने भी वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटीड किए थे सभी को सस्पेंड कर दिया गया। और जो इसके आर्क इनेमी थे यानी जो कम्युनिस्ट थे उनको काफी तेजी से हरीडली पैक ऑफ किया गया और कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया। उस कंसंट्रेशन कैंप में उनको भेजा जाने लगा, यानी कि बाई फोर्सली अपने पावर को रिस्टोर किया जाने लगा। जल्द ही देखने को मिला कि 6800 लोग अरेस्ट कर लिए गए जो कि कम्युनिस्ट थे, है ना। 1400 जो थे वो, मतलब जो 6000 हुए थे उसमें 1000 जो थे वो कम्युनिस्ट अकेले थे। 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स बनाए गए नाजी के हिसाब से, जिनको प्रोसिक्यूट करना था। 3 मार्च 1933 को ही एक फेमस एक्ट लाया गया, इनेबलिंग एक्ट, जिस इनेबलिंग एक्ट के तहत हिटलर को डिक्टेटर घोषित कर दिया गया जर्मनी का। इट गेव हिटलर ऑल पावर टू साइडलाइन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट से को साइड कर दिया गया। अब सिर्फ हिटलर के पास सारा पावर था, वही सारा डिसीजन ले सकता था। एंड दस द स्टेट इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशियरी। तो इस तरीके से हिटलर जो था वो कंप्लीट रूप से वो पावर में आ गया और सब कुछ उसके हाथों में आ गया। उसने और भी कई सारे काम किए। अपने पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए उसने गेस्टापो जैसे सीक्रेट स्टेट पुलिस का निर्माण किया। एसएस, एसडी, ये अलग अलग लेवल में क्रिमिनल पुलिस, सर्विस सिक्योरिटी पुलिस, प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, अलग अलग पुलिसिंग की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ इनका एक और काम था, पुलिसिंग की तो व्यवस्था थी, इनका एक और काम था नाजी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना। ये जो नाजी क्रिमिनल्स थे, अब देखिए यहाँ नाजी क्रिमिनल कहा गया। अब नाजी क्रिमिनल इनके कर्मों के कारण कहा गया, इन्होंने जो कार्य किया वो क्रिमिनल के तरह का कार्य था। पीपल कुड नाउ टू बी डिटेन इन गेस्टापो, टॉर्चर चैम्बर, राउंड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप। साधारण आम लोगों को जो सरकार की आलोचना करते थे इनको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया, टॉर्चर किया जाने लगा, इनको अनविलिंगली अरेस्ट किया जाता था बिना किसी गलती के, इन पे लीगल प्रोसीड्योर लगा के इनको पनिश किया जाता था। पुलिस इसको बिना किसी कारण के जुर्म स्वीकार करने के लिए फोर्स करती थी। तो ये तो इसके कुछ कार्य थे जिससे अपनाकर इसने अपना वहां शासन स्टेब्लिश किया। साथ ही साथ लोगों के भलाई के लिए भी इसने कुछ काम किया, क्योंकि इसको देश भी चलाना था। तो हिटलर असाइन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट पाल्मर स्कॉट। पाल्मर स्कॉट का इकोनॉमिस्ट था नाम का व्यक्ति, जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि कैसे इकोनॉमी को रिकवर किया जा सकता है जर्मनी। तो उसने एक एम बनाया कि फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टेट फंडेड होना चाहिए। कुछ भी बनेगा वो स्टेट बनाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, स्टेट देगा। तो इस तरीके का प्रोग्राम बनाने की जिम्मेदारी उसको दी गई। उसने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोड्यूस किया, और जिसको फेमस जर्मन सुपर हाईवे और पीपल्स कार के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग फोक्सवैगन के रूप में जानते हैं, पीपल्स कार के रूप में जानते हैं।
तो ये जो फॉक्स वैगन जो आप देखते हैं गाड़ी, वो जर्मनी का है, और ये हिटलर के जमाने में ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हिटलर ने क्या किया कि सबसे पहले उसने लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ, अभी है यूनाइटेड नेशन, इससे पहले था लीग ऑफ नेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बना था लीग ऑफ नेशन, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बना यूनाइटेड नेशन। तो लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन, इसको आप समझेंगे। लीग ऑफ नेशन में अमेरिका के द्वारा बनाया गया था जरूर, लेकिन अमेरिका उसका मेंबर नहीं था, और यही कारण, सबसे बड़ा कारण बना कि वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो 1933 में लीग ऑफ नेशन का उसने सदस्यता छोड़ दी, जो इससे जगह छीन लिया गया था राइनलैंड, 1936 में उसको रीऑक्यूपाई कर लिया। ऑस्ट्रिया जर्मनी के कई सारे भाग को उसने इंटीग्रेटेड करना शुरू किया अपने साथ, इस स्लोगन के साथ कि वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, एक लोग एक नेता और एक राज्य। सो ही देन वेंट ऑन टू द रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेटनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। अब सुडेटनलैंड को भी अपने अंदर कब्जे में लाने का प्रयास करने लगा ऑन द नेम ऑफ जर्मन स्पीकिंग पीपल। सिर्फ ये कि वहां के लोग जर्मन बोलते हैं, इसलिए वो जर्मनी के पार्ट रहे। एंड ग्लोब्ड अप टू द एंटायर कंट्री। इन ऑल दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। तो ये सारा कार्य कर रहा था, तो बाकी जो इसको हराने वाले जो कंट्रीज थे वो क्यों नहीं बोल रहे थे? इंग्लैंड इनका बिना कुछ बोले सपोर्ट कर रहा था, और इस तरीके से वर्साई का जो वर्डिक्ट है उसके कारण लोगों का, यानी कि कुछ देशों का जो है जर्मनी के प्रति सहानुभूति थी। दिस क्विक सक्सेशन एट होम एंड अब्रॉड सीम टू बी रिवर्स द डिग्निटी ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके से जो ये कुछ कार्य कर रहा था काफी तेजी से, रेडिकल तरीके से, जिसमें इसको सफलता भी मिल रही थी, जिसके कारण ये काफी पॉपुलर भी हो रहा था, जिसके कारण जर्मनी का जो डिग्निटी है वो वापस भी आ रहा था। लेकिन इसका एक दूसरा एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलता है। हिटलर को अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस होने लगा। हिटलर यही नहीं रुका, he did not stop here. A Scotch had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing. जो हॉलमर स्कॉट था, ये व्यक्ति, इसने इसको मना किया कि आप जितने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हथियार जमा करना शुरू कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अभी हमारा देश जो है डेफिसिट में है, घाटे में है। अब इतना हथियार खरीदेंगे तो शायद फिर हम घाटे में चले जाएंगे। तो जो कॉशियस पीपल थे उनके लिए नाजी जर्मनी में शायद कोई जगह नहीं थी, तो स्कॉट को लीव करना पड़ा, रिजाइन देना पड़ा, उसने अपना पद छोड़ दिया। हिटलर चूज वार एज द वे ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने के लिए कहा कि हम वार का पॉलिसी अपनाएंगे, नए क्षेत्र को जीतेंगे, वहां से जो रिसोर्सेस मिलेगा उसी से हम इकोनॉमिक क्राइसिस से उबर सकते हैं। और इसके लिए उसने अपने टेरिटरीज का एक्सपेंशन करना शुरू किया, नए क्षेत्र को एक्यूमुलेट करना शुरू किया। इन सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, जो उसके लिए अंतिम कह सकते हैं कि गलती साबित हुआ, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। तो दिस स्टार्टेड अ वार विथ फ्रांस इंग्लैंड, और इससे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, यानी फ्रांस इंग्लैंड के साथ उसकी लड़ाई शुरू हो गई। सितंबर 1940 में एक ट्री पार्टी पैक्ट किया इन्होंने, जर्मनी, इटली और जापान ने मिलकर। तो जर्मनी, इटली और जापान ने मिलकर जो पार्टी बनाई वो सेंट्रल पावर के रूप में सामने आया, एक्सिस पावर के रूप में सामने आया। और दूसरी तरफ फ्रांस, इंग्लैंड, बाद में रूस, अमेरिका, ये सभी साथ में आए, जो कि एलाइड पावर के रूप में सामने आए। ये जो ट्री पार्टी पैक्ट हुआ उससे हिटलर की और भी जो है पावर बढ़ गई। अब वो एक इंटरनेशनल पावर के रूप में अपने आप को स्ट्रेंथन करने लगा, मजबूती प्रदान करने लगा।
सम पपेट रिगाइम सपोर्टेड टू नाजी जर्मनी, कुछ ऐसे जो पपेट रिगाइम थे नाजी जर्मनी को बिना कुछ बोले सपोर्ट कर रहे थे। देयर वेयर इंस्टॉल्ड इन ए लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, अलग अलग क्षेत्र में जर्मनी भी उपनिवेश बनाना शुरू किया, वहां पे अपना पपेट रूलर स्टैब्लिश करना शुरू किया। तो 1940 के अंत आते आते हिटलर जो है वो अपने पावर के पिनाकल पे पहुंच चुका था, शिखर पे पहुंच चुका था, सबसे ज्यादा पावर उसके पास था। अब यहाँ से उसका गिरना शुरू होता है, यहाँ से उसका डिक्लाइन शुरू होता है। अब जो इसका लॉन्ग टर्म एम था कि पूरे ईस्टर्न यूरोप को कब्जा कर लेना है, he wanted to ensure food supply and living space for Germany, वो सभी जगह जर्मन के लिए फूड और लिविंग स्पेस की जरूरत को महसूस कर रहा था, फूड सप्लाई की जरूरत को महसूस कर रहा था। सो ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941, जून 1941 में सोवियत यूनियन को आक्रमण कर देता है। एंड इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर 41 में जब आक्रमण करता है तो वो रूस जो है वो युद्ध में शामिल हो जाता है। और देन हिटलर एक्सपोज द जर्मनी वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरिया, बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द पावरफुल सोवियत आर्मी। अब एक तरफ उसको ब्रिटेन का सामना करना था और दूसरी तरफ सोवियत रूस का रेड आर्मी का। सो दोनों तरफ से लड़ने के कारण इसकी जो इन्फिक्टेड यानी इनका जो काम था लड़ाई का, उस लड़ाई में धीरे धीरे इनको मुंह की खानी पड़ी और जर्मनी ब्रिटेन और रूस के हाथों ह्यूमिलिएटिंग तरीके से डिफीट को पाया, यानी कि क्रशिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। जब ये इसको हार का सामना करना पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो आफ्टर दिस द सोवियत रेड हॉन्डेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मनी सोल्जर्स अंटिल द रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन। कहा कि जल्दी से जल्दी लौट जाओ, और उसको पीछे से खदेड़ना शुरू कर दिया और जर्मनी को वहां तक पहुंचा दिया जो उसके हार्ट के रूप में जाना जाता है, बर्लिन। एंड इस्टेब्लिशिंग सोवियत हेजमनी ओवर द इंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ अ सेंचुरी देयर आफ्टर। और उसके बाद लगभग आधी शताब्दी तक वहाँ सोवियत या सोवियत से रिलेटेड या सोवियत से प्रभावित जो है राज्य या शासन का सत्ता वहाँ रहा जर्मनी। तो द यूएसए हैड रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन वॉर, यूएसए अभी तक जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा था युद्ध में। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो नहीं चाहता था कि फिर से एक बार इकोनॉमिक प्रॉब्लम झेलने को हमें मिले। तो उसने क्या किया, अनविलिंगली मैंने नहीं चाहते हुए भी उसको पार्टिसिपेट करना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कारण क्या था, व्हाट इट कुड नॉट स्टे आउट द वॉर फॉर लॉन्ग, जापान वाज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन ईस्ट। जापान जो था अपने पावर को ईस्ट में एक्सपेंशन करना शुरू किया, और इसी दौरान फ्रेंच इंडो चाइना एंड वाज प्लानिंग अटैक ऑन यूएस नेवल बेस। सबके साथ मिलकर यूएस के पैसिफिक ओशियन में जो नेवल बेस था पर्ल हार्बर, उस पर इसने हमला कर दिया। देन पर्ल हार्बर के हमला होते ही यूएस जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर कर गया। एंड द वॉर एंडेड इन मे 1945 विथ हिटलर डिफीट इन यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। तो आप लोग यहाँ तक समझे होंगे कि किस तरीके से हिटलर पावर में आया और हिटलर अपने कार्यों को अंजाम दे रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम लोग बात करें कि मीनवाइल द यूएसए हैज रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। यूएसए जो था वो अभी तक अपने आप को रोके हुए थे, लेकिन जैसे ही पर्ल हार्बर की घटना हुई, हिटलर यानी कि जापान ने और जर्मनी ने मिलकर पर्ल हार्बर पे बम गिराया। यूएस को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा और यूएस जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 परमाणु बम गिरा देता है, और उसके बाद जर्मनी का हालत खस्ता हो जाता है। जापान तो बर्बाद हो जाता है, जर्मनी भी डर से सरेंडर कर देता है। तो फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
वी नीड नाउ रिटर्न टू हेलमट। अब वहीं चले जहाँ से हमने क्लास शुरू किया था कि उसके फादर कौन थे, क्यों वो डरे हुए थे। तो वो नाजी के सपोर्टर थे और ड्यूरिंग द वार नाजी ने जो कार्य किया था वो इनह्यूमन था, अनएक्सेप्टेबल था, जिसके कारण वो अपने पूरे परिवार को सुसाइड के जरिए खत्म कर देना चाहता था। तो ये था कहानी नाजी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने का, नाजियों के वर्चस्व को बढ़ाने का, नाजियों को अपने पावर को पूरे वर्ल्ड को दिखाने का। ये पूरी कहानी हम लोग देखें कि कैसे नाजी जो है वो एक वैसे देश को जो एकदम से खत्म हो चुका था, क्रिपल्ड हो चुका था, उसको फिर से दोबारा उठाकर लाता है। द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ पे गलती है? अनुष्का, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नाजी पार्टी? राधा। हाँ, तो ये तो मैंने पहले ही बताया था कि नाजी पार्टी कौन था। तो पहले वो जर्मन वर्कर पार्टी था, फिर वो जर्मन सोशलिस्ट जर्मन द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी के नाम से आया। अब फिर वही बाद में रीनेम हो गया नाजी पार्टी के। तो इस तरीके से हमने देखा कि जर्मनी में कैसे हिटलर जो है अपने पावर को राइज किया, उसने अपना टेरिटरी एक्सपेंड किया, पोलैंड पे आक्रमण किया, बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार के अंतिम समय में 1945 में यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया, जो जापान का एरिया था, पर्ल हार्बर पे अटैक के बाद, और इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हुआ। तो ये यूनिट 2 था हमारा, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से नाजी जर्मनी जो है वो पावर में आता है। अब आगे की कहानी हम लोग देखेंगे कि अब नाजी जो प्रोपेगेंडा था, उसका काम करने का जो तरीका था वो कैसे वो काम करते थे। नाजी वर्ल्ड वाइड व्यू, वर्ल्ड वाइड की जगह पे इसको आप लिखिए वर्ल्ड व्यू। नाजी कैसे सोचते थे? तो द क्राइम्स दैट नाजी कमिटेड वेयर लिंक्ड टू ए सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिस। ये एक सिस्टम बनाया था। नाजी का एक अपना आइडियोलॉजी था। नाजी का आइडियोलॉजी इज इक्वल टू हिटलर का आइडियोलॉजी। हिटलर जैसे देखता था, नाजी उसी तरीके से देखता। हिटलर जो सोचता था, पूरा नाजी पार्टी उसी तरीके से सोचता। तो हिटलर का वर्ल्ड व्यू ही नाजी आइडियोलॉजी था, यानी बोथ आर साइनोनिम्स, नाजी आइडियोलॉजी या हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। तो अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली ए रेशियल हायरार्की। यहाँ पे लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं थी, एक रेशियल हायरार्की बनी हुई थी, जाति के आधार पे एक हायरार्की बनाई गई थी, जिसमें रशियन कम्युनिटी जो रेशियल कम्युनिटी जो था वो प्योर जर्मन को इस्टेब्लिश करना चाहता था, यानी कि जो जर्मनी के मेन मुख्य रूप से जिनको माना गया कि ये जर्मनी के निवासी है, वो थे ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यन। इसको याद रखें, नॉर्डिक जर्मन आर्यन। नॉर्डिक आर्यंस को ही सिर्फ जर्मनी का उद्धारक माना गया, यानी जर्मनी का मेन रूप से एक्चुअल सिटीजन के रूप में एक्सेप्ट किया गया। इसके अलावे जो ज्यूज थे उसको सबसे नीचे रखा गया। मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि 52 ऐसे कम्युनिटी को क्लासिफाई किया गया जिसको जर्मनी में एलिमिनेट करना था।
They came to be regarded as an anti-race, the arch enemy of the Aryan. तो ये जो 52 ऐसे कम्युनिटीज जो आइडेंटिफाई किए गए, सभी को आर्क इनेमी माना गया आर्यंस के लिए. सो ऑल अदर कलर्स पीपल वेयर प्लेस्ड इन बिटवीन द डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फ्यूचर. एक्सटर्नल फ्यूचर के आधार पे लोगों को क्लासिफाई किया गया, ज्यूज, जिप्सी, ब्लैक, रशियन, पोल्स, यहाँ तक कि जर्मन में भी नॉर्मल और एबनॉर्मल, डिसेबल और एबल का क्लासिफिकेशन किया गया. जर्मनी का ये जो सिद्धांत था, यानी कि जो हिटलर ने जो सिद्धांत बनाया था, उसको तर्क के आधार पे वो प्रूफ भी करता था. जैसे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का वो नाम लेकर इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता था. हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी अकॉर्डिंग टू द आइडिया ओनली दोज स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडॉप्ट देमसेल्फ टू द चेंजिंग क्लाइमेटिकल कंडीशन. इस क्लाइमेटिकल चेंज होते हुए क्लाइमेटिकल कंडीशन में जो एडजस्ट कर जाएगा, जो सरवाइव कर जाएगा, वही सबसे अच्छा. यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट रहेगा वो सरवाइव करेगा. दूसरी तरफ डार्विन का सिद्धांत क्या था? क्रिएशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. यानी नेचर, प्रकृति सेलेक्ट करती है कि कौन धरती पे रहेगा और कौन नहीं रहेगा. तो इसी दोनों के सिद्धांत को प्राइमरी मानकर जो है इसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का ये लोग काम कर रहे थे. सो वी शुड बियर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेट ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट ही थॉट वाज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. अब देखिए दोनों में अंतर क्या हो जाता है. तो डार्विन जो था वो नेचर की बात करता था, ह्यूमन इसमें कुछ नहीं कर सकता. और यहाँ पे ये नेचुरल सिलेक्शन की बात करता था बाय द ह्यूमन, यानी हम डिसाइड करेंगे कि कौन है सही और कौन गलत. तो दिस हिज आइडियाज वेयर यूज्ड बाय द रेसिस्ट थिंकर एंड पॉलिटिशियन टू जस्टिफाई imperial rule over conquered people. The Nazi argument was simple: the strongest race would survive and the weak ones would perish. तो नाजी आर्गुमेंट था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा वही सरवाइव कर पाएगा और जो कमजोर रहेगा वो खत्म हो जाएगा, पेरिस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. द आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट. इट हैज टू रिटेन इट्स प्योरिटी एंड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड. तो इसका कहना था कि आर्यन जो है वो सबसे बेहतरीन कम्युनिटी है, स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी है, ये पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है, इसके प्योरिटी को बचाए रखना है. तो ये तो हो गया, एक सिद्धांत दे रहा था जिसको साइंटिस्ट से जोड़कर देख रहा था. दूसरा एस्पेक्ट था हिटलर का आइडियोलॉजी का, वो था जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, जिसको लेवेनस्ट्रम के नाम से भी जाना जाता है. लेवेनस्ट्रम, इसमें क्या था, जिसको लिविंग स्पेस भी कहते हैं, इसमें था कि न्यू टेरिटरीज हैज टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट. नए टेरिटरीज को आप एक्वायर कीजिए अपने सेटलमेंट के लिए. एंड दिस वुड इनहांस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री. जब नए टेरिटरी को आप एक्वायर करेंगे, नया क्षेत्र जीतेंगे, तो आपका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, आपके कंट्री का जो रिसोर्सेस है वो बढ़ जाएगा, है ना. while enabling the settlers on new land to retain an intimate link with the place of their origin. और वो जो नया क्षेत्र है उसको कैसे जीतना है, तो पहले उसके लिए लोगों को तैयार करना है, लोगों को समझाना है कि आपका जो ओरिजिन है वो हमसे है और जो हमारे ओरिजिन के लोग हैं वही इस एरिया में रहने के योग्य है. सो इट वुड आल्सो इनहांस द मटेरियल रिसोर्सेस एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन. इससे कई सारे चीजों में जर्मनी को फायदा हो रहा था, रिसोर्सेस मिल रहे थे, उसके पावर बढ़ रहे थे और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ रहे थे. हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड टू कंक्रीट ऑल जर्मन जियोग्राफिकल इन वन प्लेस. एंड पोलैंड तो उसके लिए लाइब्रेरी बन गया. जितना एक्सपेरिमेंट करना था नई चीज का सब पोलैंड में ही करता. पोलैंड के एरिया को कब्जा लिया और वहीं पे वो सारा नया एक्सपेरिमेंट करता. तो इसने क्या किया, जब नाजी पूरे पावर में आ गए तो उसने अपने इन सारे थ्योरी को इम्प्लीमेंट करके एक रेशियल स्टेट का निर्माण किया. एक ऐसा रेशियल कम्युनिटी जिसमें प्योर जर्मन नॉर्डिक आर्यन ही रह सकते थे. और कैसे,
उसके लिए उसने लोगों को फिजिकली एलिमिनेट करना शुरू कर दिया रेस के नाम पे, और डिजायरेबल और अनडिजायरेबल के आधार पर। डिजायरेबल और अनडिजायरेबल कैसे ये करते थे, इसका डिसीजन कैसे लेते थे ये? तो जो नाजी लोग थे प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन का जांच करवाते थे, इनके लिए स्पेशली डॉक्टर रखा गया था, इनका क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था। Once they were seen as worthy of prospering and multiplying against all other who were classes undesirable, और जो उनके क्राइटेरिया में नहीं आते थे उनको अनडिजायरेबल कहा जाता था। This meant that the even those Germans who were seen as impure, यानी कि जर्मन भी अगर इम्प्योर दिखे तो उसको भी अनडिजायरेबल, एबनॉर्मल घोषित कर दिया जाता था, और उनके पास दे हैड नो राइट टू एग्जिस्ट, जीने का कोई अधिकार नहीं था। एक प्रोग्राम चलाया गया यूथेनाइजिया प्रोग्राम के तहत, जिसमें जो हमने कहानी पढ़ा हेलमेट, एक बच्चा था, उसके फादर भी शामिल थे। उसके तहत नाजी ऑफिशियल्स जो थे वो कई सारे मेनी जर्मन्स को जब मेंटली या फिजिकली अनफिट घोषित कर देते थे, उसके बाद उनको कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता था। बहुत सारे ज्यूज जिनको अनडिजायरेबल क्लासिफाई कर दिया गया था, बहुत सारे जिप्सीज जो ब्लैक थे, जो नाजी जर्मनी में रहते थे, उनको इंफीरियर घोषित किया गया था। चूंकि जिप्सीज जो थे वो फिजिकली फिट होते थे तो इन लोगों को दास बना लिया जाता था, इनको बायोलॉजिकल प्यूरिटी के तहत नहीं रखा जाता था। दे वेयर वाइडली प्रोसिक्यूटेड, बड़ी संख्या में ऐसा कार्य किया गया, लोगों को कंसंट्रेशन कैंप भेजा गया। रशियन, पोल्स, इन सब को सब ह्यूमन के रूप में रखा गया, यानी कि दोयम दर्जे का नागरिक रखा गया। और जो डिजर्विंग लोग थे वो सिर्फ जर्मन नॉर्डिक आर्यन थे, जर्मन नॉर्डिक आर्यन को ही जीवित रहने का अधिकार था। व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट ऑफ रशिया, कैप्चर सिविलियन वेयर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव। पोलैंड और रशिया का जिस हिस्सा को इसने कब्जाया वहां के लोगों को स्लेव लेबर बनाकर रखा गया, और उसमें से कई सारे लोग तो भूखमरी के कारण मर गए, कई सारे लोग हार्ड वर्क करने के कारण मर गए। तो ज्यूज जो थे वो सबसे वर्स्ट सफरर थे नाजी जर्मनी में, यानी यहूदियों को सबसे ज्यादा तंग किया गया था, मारा गया। नाजी जो थे ज्यूज को किस तरीके से उसको नीचा दिखाते थे, दे हैड टू प्रीकर्सर इन द ट्रेडिशन क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूज, यानी कि ईसा मसीह को मारने में ज्यूज का जो योगदान था, जो ज्यूज जो कारण बने थे, इसलिए उनको क्रिश्चियन का दुश्मन माना जाता था। दे हैड बीन अ स्टीरियोटाइप एज किलर ऑफ क्राइस्ट एंड यूजर्स, किलर ऑफ क्राइस्ट माना जाता था, उनको सुदखोर माना जाता था। इनके बारे में कहा जाता था कि ये वो डेविल है जो जब तक पूरा रुपया आपका चूस नहीं लेगा, खून आपका चूस नहीं लेगा, तब तक ये रुकेगा नहीं। अंटिल मेडिवल टाइम ज्यूज वेयर बैरिड फ्रॉम द ओइंग लैंड, इनको अपना जमीन रखने से मना कर दिया गया। दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग, ये सिर्फ ट्रेड और मनी लेंडिंग पे ही डिपेंडेंट थे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एंड कॉल्ड घेटोज, इनको शहर से बाहर एक घेटोज एरिया बनाया गया था, उनको वहां रखा जाता था। और पीरियडिकली इनके साथ कई सारे वायलेंस किए जाते थे। साथ ही साथ हिटलर अपने हैटर्स का, यानी कि अपने नफरत का चरम सीमा पे पहुंच गया था। ये स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस पे काम करता था, विच हेल्ड दैट कन्वर्जन वाज नो सॉल्यूशन ऑफ ज्यूज प्रॉब्लम, मतलब कि जो अनडिजायरेबल हो गया वो अनडिजायरेबल है, ऐसा नहीं कि वो ज्यूज से अगर हमारे कम्युनिटी में आ जाए, जर्मन नॉर्डिक आर्यन में आ जाए तो वो सही हो जाए। जर्मन नॉर्डिक आर्यन में आ जाने के बाद भी उसको दोयम दर्जे का नागरिक ही समझा जाएगा। ये सॉल्यूशन नहीं है कि वो परिवर्तन कर ले। जैसे अगर कोई सोचता है कि कोई धर्म परिवर्तन कर लेगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा ही थ्योरी एक बार अपनाया गया था जर्मनी में, लेकिन जर्मनी इसमें फेल रहा। तो धर्म की के परिवर्तन से मुक्ति मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश में भी धर्म परिवर्तन को लेकर काफी सारे ऐसे कार्य किए गए हैं जिसमें लोगों को लोभ और लालच देकर, धमकी देकर, डरा कर धमका कर उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए
मजबूर किया गया है। लेकिन क्या इससे उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो गई? नहीं। तो हिटलर इसी चीज पे काम कर रहा था कि अगर आप कन्वर्जन भी कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम खत्म होने वाला नहीं है। तो इसका अगर खात्मा करना है तो एकमात्र तरीका है वो एलिमिनेशन, यानी खत्म कर दो, इसका अंत कर दो, ज्यूज का नष्ट कर दो। तो यहूदियों को नष्ट करने पे ये विश्वास रखता था। तो 1933 से 38 तक नाजी ने जो प्रोपेगेंडा चलाया, टेरराइज्ड का, पॉपुलराइज्ड का, सेग्रीगेशन का, इसके तहत उसने एक लंबे समय तक लोगों को बड़ा नरसंहार किया, लोगों को मारा। और वो मारने का तरीका इसका क्या था? तो वो तरीका था रेशियल यूथोपिया का। रेशियल यूथोपिया क्या था? तो इसने जेनोसाइड किया, यानी नरसंहार किया, बड़े पैमाने लोगों का मर्डर किया रेशियल आइडियाज के तहत। पोलैंड के कई भाग को जब ये ऑक्यूपाई कर लिया, उसको कई तरह से डिवाइड कर दिया, तहस नहस कर दिया। वहाँ पे कई सारे गेटोज बनाए गए, कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए, गैस चैम्बर बनाए गए। और उस गैस चैम्बर में लोगों को बड़ी संख्या में, एक ट्रेन था, लकड़ी का ट्रेन था वो, उस ट्रेन में बिठा दिया जाता था और उस गैस चैम्बर में घुसा दिया जाता था और उस गैस चैम्बर में ले जाकर उनको मार दिया जाता था। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे इनह्यूमन काम किए गए और इसमें कई सारे इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लोग भी मारे गए। जरूरी नहीं कि जो जर्मन नॉर्डिक आर्यन नहीं थे वो इंटेलेक्चुअल नहीं थे, इंटेलेक्चुअल थे। कुछ लोगों ने अपने यादें को किसी भी तरीके से बचाने का प्रयास किया। यहाँ क्या होता था कि जैसे अगर कोई ज्यूज है और उसके पास कोई अच्छा बच्चा दिख रहा था तो उसके बच्चे को उससे छीन लिया जाता था, उसकी टेस्टिंग करवाई जाती थी रेस एक्सपर्ट से। यदि वो पास हो जाता था टेस्ट में तो उसको जर्मन फैमिली के पास दे दिया जाता था, उस जर्मनी के ट्रेडिशन के हिसाब से उसका पालन पोषण होगा। अगर वो बच्चा पास नहीं होता था रेशियल टेस्ट में तो फिर उसको अनाथालय भेज दिया जाता, तो उसको अपने माँ के पास लौटाया भी नहीं जाता था। तो इस तरीके से कई सारे बच्चे जो थे वो पेरिश हो जाते थे, मर जाते थे। लार्जेस्ट नंबर जो गेटोज था, जो गैस चैम्बर था, उसमें लोगों को रखा गया, गैस चैम्बर में ले जाकर उनको मार दिया गया। तो इस तरीके से सरकार के मदद से इस तरीके का किलिंग, इस तरीके का जेनोसाइड का काम किया गया। तो जर्मनी में हम देखते हैं कि हिटलर का जो प्रारंभिक जीवन होता है जर्मनी को री इस्टेब्लिश करने में बीतता है। और जब जर्मनी में री इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो ये ओवर कॉन्फिडेंट में आके ये गलत कार्य करना शुरू कर देता है। तो अगर ये जीनोसाइडल वर्क नहीं करता जर्मनी में, हिटलर अगर जीनोसाइडल वर्क नहीं करता तो इस जीनोसाइडल वर्क नहीं करने के कारण शायद आज हिटलर महान आदमी के रूप में गिना जाता। लेकिन इस एक जीनोसाइडल वर्क के कारण हिटलर का सारा जो योगदान था जर्मनी को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का, वो खत्म हो जाता है। तो नजरिया देखिए कि अगर हिटलर को एक नेशनलिस्ट के रूप में देखा जाए तो वो बहुत बड़ा देशभक्त था, क्योंकि वो अपने देश के लिए काम किया। लेकिन ह्यूमैनिटी के आधार पे देखा जाए तो वो ह्यूमैनिटी के आधार पे वो अपने देश का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि उसने अपने देश में ही रहने वाले लोगों को मारा था, अपने ही देश में रहने वाले लोगों का नरसंहार किया था, जबकि उसको दूसरे तरीके से भी सुधारा जा सकता था। आप अपने बुक में स्टेप टू डेथ का एक पिक्चर है, उसको आप एक चार्ट पेपर पे सजाने का प्रयास करेंगे, कटिंग्स करके, पिक्चर का कटिंग चिपका के डिफरेंट स्टेप्स को समझाने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से स्टेप्स ऑफ डेथ था। और इस चीज को हम लोग आगे के क्लास में जिक्र करेंगे। तो आपका क्लास यहीं पे होता है, आप लोग एक एक करके लेफ्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।